नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रासुका आरक्षण, महंगाई और देश में प्रति व्यक्ति कर्ज में बढ़ोतरी के मामले में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बस्तर रवाना होने से पहले सीएम ने रासुका मामले में यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में छत गिरने पर इंजीनियर पर रासुका लग जाता है, बच्चे नकल करते पकड़े जाते हैं तो रासुका लग जाता है। वहीं आरक्षण बिल पर बीजेपी सीधे निशाना साधते हुए बीजेपी पर उन्होंने कहा कि मामले में बीजेपी दोहरा रवैया अपना रही है। आरक्षण बिल पर राज्यपाल हस्ताक्षर करें या वापस कर दें। क्वांटिफाइबल डेटा देना जरूरी नहीं है। कर्नाटक में राज्यपाल बढ़े हुए आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो वहां हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो यहां नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में यदि छत भी गिर जाए तो इंजीनियर पे रासुका लग जाता है। गोकसी में रासुका लग रहा है। और तो और हद हो गई, जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं वहां यदि नकल पकड़े जाते हैं तो उसमें रासुका लग रहा है। शिक्षकों पे उसको मतलब संपत्ति राज 7 तक करने का आदेश है। ये उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आटे की कीमत एक साल में 40% महंगा हो गया है। यदि सेंट्रल पूल से मार्केट में रिलीज नहीं किया गया तो और भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ आज हमारे प्रवक्ता ने ये कहा है कि एक साल में 14 से लेके 22 तक के 66,249 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जे में और इजाफा हुआ है। पहले 43,000 था, अब वो 66,000 और बढ़ गया है। क्वांटिफाइबल डाटा देना कोई जरूरी नहीं है। जो बिल विधानसभा का है और इसमें आर्टिकल 200 के हिसाब से इसमें फैसले होंगे, या तो हस्ताक्षर करें या वापस करें। मतलब उसमें ये भी लिखा है कि इस जितना जल्दी हो सके उसको फैसला करना है। तो अब भाई 2 दिसंबर का ये फैसला है विधानसभा का। ये हमेशा तोड़ मरोड़ की बात करते हैं। वो कोई और बिल है, ये कुछ और बिल है, ये विधानसभा पारित बिल है या आरक्षण है, देश में लागू है। इनको हस्ताक्षर करने में क्यों तकलीफ हो रही है? जब आप कर्नाटक में कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटक के राज्यपाल के अलग दायित्व है और यहाँ के राज्यपाल के अलग दायित्व है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आप बढ़े हुए आरक्षण में वहां हस्ताक्षर कर सकते हैं और यहाँ बढ़े हुए हस्ताक्षर में आप नहीं करेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। देवव्रत, सियासत जमकर जारी और एक लिहाज से हम कहें कि चौतरफा हमला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला है। जी, क्योंकि 76% आरक्षण देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा और आरक्षण को लेकर के लगातार जो सियासत चल रही है, तीखे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बीजेपी को यहां पर घेरा है और साथ ही साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया है। रही बात क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट की, तो इससे पहले भी बीजेपी सदन में भी ये मांग कर चुकी है कि जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट है वो सदन में प्रस्तुत की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये दलील दी गई है कि जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट है ये देना जरूरी नहीं है। अगर राज्यपाल के पास ये विधेयक रखा है तो या वो हस्ताक्षर कर दें या फिर सरकार के पास वापस दे दें, लेकिन इस वक्त विधेयक जो है वो अटका हुआ है। दलील एक तरह से ये भी दी जा रही है कि कर्नाटक जहां पर जो हस्ताक्षर है विधेयक पर वहां पर हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जबकि कर्नाटक में बीजेपी की। और एक तरह से इसी बयान के साथ मुख्यमंत्री ने भेदभाव का आरोप एक तरह से केंद्र सरकार पर लगाया है और साथ ही साथ इस पर राजभवन को भी निशाने पर लिया है। इससे पहले भी तीखी प्रतिक्रियाएं मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार आती रही हैं और इस बीच फिर एक बार आरक्षण को लेकर के ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री का सामने आया है। जी चलिए, रहेगा देवव्रत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। और अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, अजय साहू जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं।
अनुराग जी, सवाल ये कि भाई ठीक है, राज्यपाल के पास विधेयक पहुंचा है तो भाई उस पर चर्चा तो करेंगी ना, वो वित्त जो कानूनी जानकार हैं उनसे चर्चा करेंगी। वो एक बात कह भी रही हैं, राजभवन से एक स्पष्टीकरण भी आया कि भाई मार्च तक रुक लें, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ फैसला देने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुराग अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। प्रश्न माफ कीजिएगा और नाम मेरा ले लीजिए। जी माफी चाहूंगा। कांग्रेस से पूछा, कोई बात नहीं प्रशांत जी, मैं उसको लेकर उस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जब तो फिर इसमें सवाल बदल जाएगा ना साहब, अनुराग जी, सवाल बदल जाएगा भाई। बाकी दूसरे राज्य, कर्नाटक का जिक्र हो रहा था ना, तो कर्नाटक का उदाहरण लेके आप जवाब दीजिएगा फिर। ठीक है, आप जैसा कहें मैं जवाब दूं या फिर कांग्रेस से पूछेंगे प्रश्न? जी। देखिए, मेरी बात समझिएगा। जब हाई कोर्ट ने 50% आरक्षण से ऊपर आरक्षण को रद्द किया था, तब उन्होंने कहा था कि विशेष परिस्थिति होने पर ही ये मामला हम आरक्षण 50% से ऊपर बढ़ा सकते हैं। विशेष परिस्थिति क्या है ये सरकार बताए। सरकार ने उस विशेष परिस्थिति की जानकारी के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया। जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ओबीसी की जनगणना करता है। आप तकनीकी रूप से समझिएगा, एससी और एसटी की जनगणना राष्ट्रीय जनगणना के साथ आ जाती है। ओबीसी की जनगणना के लिए कोर्ट के आदेश पे राज्य सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया और उन्होंने राज्य में कितनी जनसंख्या है ओबीसी की ये बताकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जब भूपेश बघेल जी ने वो रिपोर्ट सदन में, जब भूपेश बघेल जी सदन में विधेयक लेकर आए, आरक्षण विधेयक, तब उन्होंने कहा यह विधेयक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर है। एक तरफ वो कहते हैं विधेयक रिपोर्ट के आधार पर है, लेकिन आधार ही प्रस्तुत नहीं करते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत जी, जब हाईकोर्ट के बाद ये स्वयं ये राज्य सरकार, भूपेश बघेल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है स्टे लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट साफ कहती है कि राज्य सरकार ने जो हाई कोर्ट ने जो आदेश किया वो सही है, उसके आदेश का पालन करते हुए आप आइए। मतलब हाई कोर्ट भी कह रही है कि विशेष परिस्थिति बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है विशेष परिस्थिति बताइए। आपने वो परिस्थिति के लिए डाटा का गठन भी कर लिया, डाटा की रिपोर्ट भी आ गई, फिर उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो? उस डाटा के अंदर ऐसा क्या है जो आप छुपाना चाहते हैं, या फिर भूपेश बघेल अपनी आदत के अनुसार सिर्फ राजनीति करना चाहते, आरक्षण देना नहीं चाहते? मुख्यमंत्री चलिए, ये आरोप आप दोनों लगा रहे हैं दूसरे पर। अनुराग जी, कई बातें आपने कही, उसका जवाब ले लीजिए। अजय साहू जी, ये बताइए ना कि अगर क्वांटिफाइबल डेटा आपके पास है तो इसे राजभवन को देने में दिक्कतें क्या हैं? देखिए, देने में कोई दिक्कत नहीं है। राजभवन ने इससे पहले भी 10 प्रश्नों के जवाब मांगे थे। उन 10 प्रश्नों के जवाब भी देना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हमने इस प्रदेश के लोगों के हित के लिए, लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए तो ये भी हो सकता है ना अजय साहू जी, जवाब देना जरूरी नहीं तो फिर विधेयक क्यों भेज दिया आपने? विधेयक भेजना भी जरूरी नहीं, कह दीजिए ना आप। मेरी बात सुन लीजिए आप। जो संघीय व्यवस्था में संविधान जो अधिकार देता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उससे बढ़कर के कोई भी नहीं है, ना राजभवन है, ना पीएमओ है, ना सुप्रीम कोर्ट है। मैं जो बात, तो वही बात कह रहे हैं ना, वही बात तो है भाई जी। लेकिन हमने वो 10 सवालों के जवाब दिए। उन 10 सवालों के जवाब के बाद में अब ये नई मांग आ रही है। क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट जो है वो सदन में रखी गई। उस पर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सारे विधायकों ने, 90 के 90 विधायकों ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, अपनी सहमति दी, उस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। उसके बाद वो विधेयक जो है वो राजभवन जाता है। राज्यपाल विधेयक आने से पहले कहती है कि मैं 1 घंटे में हस्ताक्षर करूंगी। उसके बाद जब विधेयक लेकर कैबिनेट मंत्रीगण जाते हैं तो वो कहती है कि आज शनिवार है, सोमवार को मैं सवाल लूंगी विधिक सलाहकार से, फिर विधिक। चलिए, ठीक है। लेकिन हालांकि चौतरफा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बीजेपी को, केवल प्रदेश बीजेपी नहीं बल्कि राष्ट्रीय बीजेपी को टारगेट पर ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी, अनुराग जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। देवव्रत भगत हमारे साथ बने हुए। देवव्रत, आगे भी आपसे अगली खबर पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर रायपुर से। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निशाना साधा है। बीजेपी का चाल चरित्र लोगों के सामने आया है। पूरी बीजेपी दुराचारियों के साथ खड़ी है, ये कहना है मोहन मरकाम का। नेता प्रतिपक्ष के बेटे को बीजेपी शासित राज्यों में छिपाकर रखा गया, ये आरोप भी मोहन मरकाम लगा रहे हैं। कहते हैं कि नारायण चंदेल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना यह साबित करता है कि बीजेपी दुराचारियों के साथ है। पूरी बीजेपी आरोपी पलाश चंदेल को बचाने में लगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को संस्कारवान पार्टी के सदस्य मानते हैं। माननीय मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र
देश और प्रदेश के सामने आ गया है। भाजपा दुराचारियों के साथ नारायण चंदेल के दुराचारी बेटे के बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बताएं, आदिवासी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं नारायण चंदेल के बेटे पर। अगर वाकई में लगता है कि कोई दिक्कत नहीं तो फिर प्रशासन के, पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? जी, जिस तरह के कई गंभीर और या यूं कहें कि संगीन आरोप पलाश चंदेल पर यहां पर लगे हुए हैं, और एक तरह से जब नेता प्रतिपक्ष के ही बेटे पर इस तरह के आरोप लगे तब निश्चित तौर पर यहां पर सत्ता पक्ष को भी मौका मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने का, और इसलिए एक बकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम एक तरह से आरोप लगाते हैं कि पूरी जो बीजेपी है वो पलाश चंदेल को बचाने में यहां पर लगी हुई है। फिलहाल ये देखना होगा कि कब नेता प्रतिपक्ष खुल करके सामने आते हैं, या वो इस पूरे मसले पर अपने बेटे का बचाव करते हैं, या फिर जो चीजें हैं खुल करके बाहर आकर के क्या कुछ बयान देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक नारायण चंदेल की कोई प्रतिक्रिया इस मसले पर नहीं आई है, और एक तरह से बार बार कांग्रेस की तरफ से यही सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर इस पूरे मसले पर नारायण चंदेल क्यों खामोश है, जबकि आरोप गंभीर लगे हुए हैं। और एक तरह से पूरे कांग्रेस के निशाने पर इस वक्त बीजेपी है, क्योंकि चुनावी साल है, और ऐसे में कोई भी मौका जो है कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहेगी। अब ये देखना होगा। हालांकि ऐसा मसला कि बीजेपी को बैकफुट पर जरूर ला दिया इसने। रहिएगा आप देवव्रत, आगे भी आपसे बात करेंगे। एक और खबर, रायपुर के पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस नेता शुभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओझा ने भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, देश में बढ़ती महंगाई और देश में चल रहे असमानता के दौर पर अपनी बात रखी। शुभा ओझा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में समर्थन मिला है, करोड़ों लोग राहुल गांधी के संपर्क में आए। अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम देश भर में करने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और राहुल गांधी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। साथ ही बीजेपी के खिलाफ बने आरोपों पत्र को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं ये कार्यक्रम 10 लाख बूथों तक जाने का लक्ष्य है। आगे बढ़ेंगे। किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान को रायपुर में पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस मिला है। रायपुर में फिल्म की बम्पर ओपनिंग हुई है। राजधानी में संडे तक थिएटर फुल हैं। लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों ने फिल्म की टिकट बुक कराई है। पठान फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। और धमतरी में भी पठान फिल्म का विरोध किया गया है। शहर के 2 टॉकीजों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया, शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी की और पोस्टर फाड़े। वहीं टॉकीजों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। देवव्रत भगत हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। देवव्रत, फिल्म पठान को लेकर विरोध काफी पहले से हो रहा है, लेकिन आज जब से टॉकीजों में फिल्म लगी है, कई शहरों में, देश के तमाम शहरों में विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, रायपुर का क्या हाल है? जी, क्योंकि पठान के एक सीन को लेकर के पूरी तरह से विवाद चल रहा था, और इस विवाद का यहां पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। रही बात विरोध की, तो कई शहरों में विरोध हुआ है, और राजधानी रायपुर में भी एक तरह से बजरंग दल ने ऐलान कर दिया है कि वो भी इस फिल्म का विरोध करेगी। लेकिन फिलहाल अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया हम देखें तो 32 लाख रुपए से भी ज्यादा के जो टिकट हैं वो बिक चुके हैं। तब ये कहा जा सकता है कि बंपर ओपनिंग तो फिलहाल शहर में मिली है। रही बात शोज की, तो 100 से ज्यादा शोज जो हैं वो रायपुर में लगे हुए हैं। एक ही दिन में सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11:30 बजे तक के लगातार शो चल रहे हैं। तब दर्शकों की प्रतिक्रिया जो है इस पहले दिन में तो बेहतर आ ही रही है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि भले ही फिल्म के साथ विवाद जुड़ा हो, लेकिन जो शाहरुख के फैंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो ये फिल्म देखने से चूके। तो फिलहाल जितने भी विवाद हुए और आपत्तिजनक दृश्यों की बात हुई, उसका कोई असर फिल्म की ओपनिंग पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, थिएटर्स पर भी पुलिस की व्यवस्था यहां पर की गई है, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों की प्रतिक्रिया फिल्म के लिए काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए देवव्रत, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा, जिसमें 2 साल बाद झांकियां निकलेंगी, जिसमें सरकार की योजनाओं और विभागों में चल रहे
कार्यक्रम को झांकियों के जरिए दिखाया जाएगा। पुलिस परेड ग्राउंड के पास ही इन झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। परेड में इस बार झारखंड की सशस्त्र बल भी शामिल होंगे। 26 जनवरी को 50 से ज्यादा अधिकारी और जवान सम्मानित होंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक परेड ग्राउंड की ओर वाहनों का प्रवेश रहेगा। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम